हेलो एवरीवन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक बातें था कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो हमने समझ लिया, जिसके अंदर बताया था मैंने आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है एंड किसे बनाना है और कैसे बनाना है, कितने मेथड्स होते हैं इसके और इसमें कितनी एक्टिविटीज़ होती है, कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, मीनिंग, ये सब हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, तो नेक्स्ट क्लास जब भी आता है तो पिछली क्लास का थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दिया जाए आपको। तो रिवीजन करवाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, एक शॉर्ट नोट्स जो है वो राइट डाउन कर लिया है, आपने लिख लिया है, और आप भी इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं साथ में, या फिर ये नोट्स जो है मैं ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ऐड कर दिया जाए और आपको इसका PDF मिल जाए। नहीं मिलता तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं मुझसे ये नोट्स। एंड चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो आज ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे सारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कंसेप्ट है, फिर कल से जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं वापस से। तो कल मैंने क्या क्या आपके साथ डिस्कस कर लिया था ये देखते हैं। तो कल सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको वो ये रहे नोट्स। तो आप फटाफट रिकॉल करते हैं, इनको समझते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट में इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बताया कि चैप्टर का नाम क्या है आपके पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। फिर क्या बताया मैंने आपको कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो है ये पार्ट होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो देखते जाएंगे साथ में। तो मैंने आपको क्या कहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये क्या है, पार्ट है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसलिए इसे हम बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2, कौन को बनाते हैं, ऑल कंपनी, सभी कंपनी आती है, किसको छोड़कर, OPC को छोड़कर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब मैंने बताया था आपको कि फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जैसे कि बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, एक्चुअल में क्या है कि कंपनी कैश बुक मेंटेन करती है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ से भी तो हम देख सकते हैं कि कहाँ पे पैसा गया, कितना पैसा आया। लेकिन आप सोच के बताओ, किसी कंपनी में कैश बुक हज़ारों पेजेस में होंगे, क्या वो 7 लोगों के लिए इसे समझना इजी रहेगा? तो आंसर इज नो। तो हम क्या करते हैं, उस कैश बुक का ही ना, कैश अकाउंट का हम समराइज वर्जन रेडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हालांकि इसमें क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, किसका, कैश का, बैंक का और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में कि समरी ऑफ कैश बुक एंड कैश अकाउंट होता है, और ये इनफ्लो आउटफ्लो दिखाता है किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। फिर एक बात ये आता है कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या था। मैंने कहा था कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश और कैश के समान दिखने वाले आइटम। तो वो कौन कौन से आइटम थे, याद रखना आपको। मैंने कहा था इसके अंदर आएगा कैश, बैंक ड्राफ्ट, जिसको हम चेक बोल देंगे। ठीक है, और जिसको शॉर्ट टर्म FD बोल सकते हैं, जो बताया था मैं लास्ट क्लास में, 3 मंथ्स वाले, और जिसका इंटेंशन नहीं है क्या हो, रियलाइज हो जाए विद इन 3 मंथ्स। या फिर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या बताया था मैंने आपको, कोई भी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स जो आपने हेल्ड किया है, किस इंटेंशन से, 3 महीने के अंदर उसे बेचने का इंटेंशन है आपका, तो उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। लेकिन मैंने आपको बताया था एक बात और, क्या करंट इन्वेस्टमेंट को हम मानेंगे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी? तो मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल में ए सीरीज को मना करती है, कहती है करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है बेशक, बट वो ईजी टू रियलाइज विद इन 3 मंथ्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटेंशन हमारा हो सकता है उसे इन्वेस्ट करने का 1 साल का हो, 12 महीने का हो, 10 महीने का हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने क्या बताया था, उसमें इंटेंशन क्या होता है, सिर्फ 3 महीने का। तो अब आपके लिए क्या करना है, तो जो बच्चे क्लास 12th के वीडियो देख रहे हैं, हालांकि जो देख रहे हैं BCom वाले भी, CA इंटर वाले भी, अगर जो कोई भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि बेसिक में तो सारा सब कुछ सेम ही है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप क्लास 12th के हैं तो आपके बुक में जब भी करंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो आप उसे ट्रीट करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग। BCom वाले जो बच्चे हैं उसके लिए भी क्या है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन जो बच्चे CA के बाई चांस अगर देख रहे हैं कोई बच्चा, तो करंट इन्वेस्टमेंट को हम ट्रीट करेंगे इन्वेस्टिंग के जैसा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानेंगे इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता इसके ऊपर। ठीक है, कि कौन से हैं। अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट में बोल देता है ये इजी टू रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स है, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आया है। दूसरी बात है,
कैश बैंक मैंने बोला इसके अंदर, तो क्या नेगेटिव कैश बैलेंस बोला मैंने या नेगेटिव बैंक बैलेंस बोला? नेगेटिव का मतलब होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कई बार होता है ना, तो क्या ये कैश एंड कैश होगा? तो आंसर इज नो। मैंने कहा था कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ये क्या है आपका, ये सीधा, क्योंकि लोन का इसमें जो गुण है वो किसका है, लोन का है, ठीक है। तो इसे हम एज अ ट्रीट करेंगे बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स जब भी मैंने बताया था आपको, जब भी फाइनेंस का काम होता है कहाँ जाता है, ये फाइनेंसिंग का, तो इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट के बाद 5वें पे चलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती है, 3 एक्टिविटीज़ है कि कैश कहीं भी हो फ्लो, इसका इनफ्लो या आउटफ्लो, वो 3 एक्टिविटीज़ ही हो सकता है, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती कैश फ्लो के अंदर। तो पहला कौन सा बताया मैंने आपको? पहला बताया था कि ऑपरेटिंग, दूसरा बताया इन्वेस्टिंग, तीसरा बताया फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। इस पे मैंने ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं किया था, बस मोटा मोटा बताया था, तो आपने ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। डिटेल अभी समझाऊंगा मैं आपको। फिर मैंने बताया था इन्वेस्टिंग में क्या देखना है, फिक्स एसेट्स देखते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल्स, कितना एसेट खरीदा, कितना एसेट बेचा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इन्वेस्टिंग का पार्ट है। फाइनेंसिंग में हम क्या देखते हैं, जो भी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स है, बैंक लोन है, हम इसको देखते हैं। तो मैंने एक बैलेंस शीट बना के लास्ट टाइम समझाया भी था कि फिक्स एसेट तो गया इन्वेस्टिंग के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल तो गया कहाँ पे, फाइनेंसिंग में, तो बच गया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बच गया है तो वो कहाँ पर जाएगा, तो वो जाएगा ऑपरेटिंग में, ठीक है। फिर एक और बात बताया था, जिसका कोई नहीं, जो फाइनेंसिंग का नहीं है, इन्वेस्टिंग का नहीं है, वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। कुछ एग्जांपल भी मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। फिर मैंने ये बताया था कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सेबी के अंडर, उन सभी पे सेबी का रूल लगता है और सेबी कहती है इन सभी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड से। अब ये क्यों बनाना है इनडायरेक्ट से, इससे क्या होता है, तो बता दूं आपके लिए। इनडायरेक्ट मेथड बनाने का एक तरीका है जहाँ पे हम थोड़ा सा ईजिली इसको बना सकते हैं। कम इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखना होता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट मैंने क्या बताया, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, अब ये ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत सारे लेजर अकाउंट ओपन करने पड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता रेंट खर्चा कितना होगा, सैलरी कितना गया था, ठीक है, और सेल्स कितना नगद है, एंड परचेज कितना नगद है, एडवर्टीजमेंट का कितना खर्चा होगा, लाइटिंग कितना होगा, तो ये सब मैं ढूंढूंगा तो बहुत लफड़े वाली बात है। तो इनडायरेक्ट से करते हैं ना, तो पहुंचते हम वहीं पे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, ये ईजी कर देता है आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था आपके पास कि याद रहेगा लिस्टेड कंपनी के लिए कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट है, एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है। यहाँ तक करने के बाद आगे हम गए थे कि डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ कैश देखेंगे सीधा डायरेक्टली, इसका मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इन शॉर्ट में। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, कैश पेमेंट किया क्रेडिटर को, कैश मिला है डेटर से, परचेज किया है फिक्स एसेट्स, सेल किया है फिक्स एसेट्स, इशू किया है शेयर डिवेंचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन में पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, और इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो फाइनेंसिंग है और इन्वेस्टिंग है इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही हम 2 मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये सब रिवीजन आपको अच्छे से हो पा रहा है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास अगर लिया है अच्छे से तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट जो है वो कैश प्रॉफिट है, हालांकि हमारा एजम्पशन ये गलत होता है, बट हम इसे एडजस्ट कर देते हैं किससे, नॉन आइटम से या फिर नॉन कैश आइटम से, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम से। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में अभी आएगा। आगे बढ़ते हैं इसको, कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए इसमें। फिर मैंने कहा था अगर हम शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं इसको, तो जो डेटा होता है रिगार्डिंग टू डायरेक्ट कैश एक्सपेंस नॉट गिवन होता है, तो हम इसको कैसे कर लेते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से बना के काम चलाते हैं, और ये बेटर टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। फॉर काइंड ऑफ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया है, फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो है ओनली फॉर किसके लिए है, ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है, ध्यान देगा इतना। आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा इसमें फ्लो ऑफ कैश देख लो, कहाँ से, इशू ऑफ शेयर कैपिटल से, डिवेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन और इसकी सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या, अगर सर्विस कॉस्ट है
तो समझो कि अगर आपने जैसे कि शेयर वाले को क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया, ठीक है, और लोन वालों को क्या दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पेड, तो ये सब क्या है, सर्विस कॉस्ट है। तो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, पैसा अरेंज कर रहे हैं, तो ये सब फाइनेंसिंग का काम है। और इसके रिगार्डिंग में कोई भी एक्सपेंस है आपका, कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, तो कहाँ पे जाएगा, ये फाइनेंसिंग में जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब क्या बताया मैंने, पैसे का आना और पैसे का जाना, सिंपल है। आगे, अगर कोई भी एसेट आप लेते हैं और कंसिडरेशन जो है वो कैश में नहीं है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा इश्यू ऑफ शेयर, जहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। हम कोई एसेट परचेज कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, उसे शेयर देते हैं, कोई एसेट देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, आप खुद बताओ, क्या कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है? तो आंसर इज नो। कैश ना तो आ रहा है ना तो कैश जा रहा है। तो मैंने ये लिख दिया कि अगर आप कभी भी ऐसा आता है आपके पास जहाँ अदर देन कैश है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कोई कैश का फ्लो नहीं है, इसलिए इसे हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे भी देखो कैश कहाँ से राइज हो रहा है, परचेज ऑफ सेल एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और उसके रिगार्डिंग में कोई भी अगर इनकम है तो ये सब कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा। फिर मैंने एक दो बात और बताया था आपके पास कि देखो भाई, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए जो काम होता है, जो बैंकिंग होती है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, एनबीएफसी बोलते हैं, इनका काम तो क्या है, पैसे का लेन देन करना ही, ठीक है, लोगों को पैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये जब इनका जो काम होता है, ये काम कौन सा है, ऑपरेटिंग। जैसे इन्होंने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये आप क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग है? तो आंसर इज नो, क्योंकि इसका काम ऑपरेशन क्या है, डेली ऑपरेशन यही है इनका, लोगों से पैसे लेना और देना। तो ये फाइनेंस वाले काम में ही इन्वॉल्व है, उसका मेन धंधा ही है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग। ठीक है, अगर एक कपड़े वाले का बिजनेस कपड़े का ही है तो उसका वो मेन ऑपरेटिंग होता है। और मेरे लिए पढ़ाना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मेरे लिए क्या है, ऑपरेटिंग है। अदर कोई भी काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, या तो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। जैसे मैंने मान लो शेयर खरीद लिया, परचेज करा है, मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, और मैंने कहीं से लोन अरेंज किया है तो क्या है, फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें मैंने लास्ट क्लास में चर्चा कर लिया था, तो आगे नहीं बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको यहीं रखते हैं। फिर मैंने कहा था आपको ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, तो कैश अराइज फ्रॉम ऑपरेशंस या बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो क्या है, ऑपरेटिंग है। क्लियर है? जिसका कोई नहीं, उसका मैंने एग्जांपल दिया था, उसको क्या है, गंगा है, गंगा में डाल देंगे, गंगा क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिंग। ठीक है, फिर कहा था कि आपके कोर्स में क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट पर हम बात करने वाले नहीं है, तो सीधा चलेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स। तो एक बात तो आपके दिमाग में शायद आ चुका होगा कि जब भी मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट मेथड, तो मैंने क्लियर कहा है कि आपको सुनाई देना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए, डायरेक्ट मेथड से ही होता है हमारे पास इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्योंकि ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट से हैं, तो इसको ऐसा जज कर लेते हैं कि सारे क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से ही हमने रेडी किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? अब ये इनडायरेक्ट मेथड से निकालना इजी होता है, समझना आसान होता है, ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इनडायरेक्ट। चलिए, यहाँ तक करने के बाद अब जो है, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है इसका बेस। बेस का मतलब है मीनिंग, क्यों बनाना है, किसे बनाना है, और इसमें कितनी एक्टिविटीज़ होती है, इसके बनाने के कितने मेथड हैं, कौन सी कंपनी कौन सा मेथड अप्लाई करती है। ठीक है, डायरेक्ट का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। हालांकि डायरेक्ट समझ में तो आ गया, इनडायरेक्ट समझने के लिए क्वेश्चंस तक जब करेंगे एंड में आंसर आपको मिल जाएगा क्यों हमने इसका नाम इनडायरेक्ट दिया था। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसमें अराउंड मुझे लगभग 3 से 4 पेज का नोट्स और चाहिए होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्लास में ही लिखवा दूँ, आपको साथ में लिखवा दूँ, साथ में लिखेंगे, या मैं पहले से लिख के लाऊँ आप लोगों के लिए ताकि इजी हो लिखने के लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप साथ में ही पढ़ें। ठीक है, आप इसमें उम्मीद में ना रहें कि ये नोट्स मुझे मिल जाएगा, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि बाद में फिर फ्लो रहेगा नहीं। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ना, बातों को लिखेंगे, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि नोट्स जो मैं बना रखा हूँ, ये तो मैं वैसे सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, नहीं मिलता है तो आप
वीडियो को पॉज करके भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचाना है आपको तो आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं मेरे, ठीक है। अनंत, हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रीवियस क्लास लेक्चर 1 की बात है। अब लेक्चर 2 में जा रहे हैं हम आज। तो ये 15 मिनट का रिवीजन वीडियो था आपके लिए लास्ट क्लास का। अब आगे चलते हैं। अब सुनो, मैंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हमें सीखना है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। मीनिंग सब बता दिया। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको घर घर खेलने वाला। तो मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन दूंगा। सिर्फ आपको इतना गैस करना है कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये बातें क्लियर होगा कि ये इन्वेस्टिंग का आइटम है, फाइनेंसिंग का आइटम है, ऑपरेटिंग का आइटम है, तो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जब आइटम सामने आएगा तो आप तुरंत उसको गैस कर लेंगे कहाँ पे जाना चाहिए, किस घर का है, ठीक है। और उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से देता हूँ और आप उसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, सिर्फ आपको सही करना है, ठीक है। मैं गलत कर रहा हूँ और एक रीज़न दूंगा आपको, और आपको सही करके बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, जितने भी आइटम होते हैं ना, जितने भी ऑल आइटम्स, एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहा हूँ, इसके आइटम, क्या ये सभी जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? आंसर यस और नो ये देना है। क्या सभी आइटम जाते हैं? जब मैं बोल दूं कि सैलरी था, कहाँ भेज दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। फाइनल अकाउंट में था ना अपने 11th क्लास में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सारे कहाँ गए? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये तो क्लियर है आपको। जितने भी एक्सपेंस होते कहाँ भेजते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैं ये कहूँ कि एक यूजर्स एक कंपनी का कैश फ्लो देख रहे हैं, ठीक है, या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन्हें दिखाई पड़ता है प्रॉफिट। जैसे मैंने बनाया सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे आइटम बेच के, तो मेरे पास प्रॉफिट का बैलेंस दिख रहा है, मान लो अभी के लिए 1 लाख रुपए, ये प्रॉफिट है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब जो है ना, अब जो बातें हैं ये बातें जब आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से, तो आप कैश फ्लो में धीरे धीरे आप अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ा पाएंगे। तो मैंने कहा कि प्रॉफिट हुआ 1 लाख। आप आम यूजर्स, मेरी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रही है, बैलेंस शीट में दिखा रही है कि कंपनी के पास प्रॉफिट है 1 लाख। और जैसे ही साथ में कैश देखा ना, तो कैश पड़े हुए कंपनी के पास, मान लो मेरे पास कैश पड़े हैं अमाउंट 10,000, ठीक है। क्या पहले तो ये बताओ, क्या ये दोनों बातें हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर यस, पॉसिबल है। कंपनी कमाया 1 लाख है लेकिन कैश 10,000 है। तो एक आम यूजर्स के दिमाग में ये आता है कि भाई ये कैसे हो गया? कंपनी यार कमाया 1 लाख है, जेब में पड़े 10,000 है। जैसे मैं घर पे जाऊं और बोलूं कि देखो मैंने आज कमाया है 1 लाख रुपए, तो सुनते ही घर वाले को लगेगा कि अरे हाँ भाई 1 लाख कमाया है, जेब में तो इसके 1 लाख होंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि भाई जेब में मेरे पास सिर्फ 10,000 है, तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि ये कैसे? कमाया 1 लाख है तो 10 कैसे? तो यही यूजर्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अब हम उसको समझा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यूजर्स हैं और मैं एज ए कंपनी आपको समझा रहा हूँ और आप समझ ही पा रहे इस चीज़ को। और आप इस जिद पे बैठे हैं, जितना कमाया है कंपनी ने, प्रॉफिट कमाया है, आप इस जिद करके बैठ जाओ। आप मान लो, आप मुझसे बोलो मन में कि कमाया 1 लाख है तो 10,000 कैश, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कारण दूंगा, और आप उससे सहमत हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, ये आपको देखना है। अगर आपका सहमति है तो इसको वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। सहमति नहीं है तो डिसलाइक नहीं करना है, फिर इग्नोर करना है, ठीक है। वापस से समझना है इसको। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए कमाया, ठीक। आप कह रहे हैं कैश भी होना चाहिए 10,000 रुपये। मैं प्रॉफिट जब बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैंने बनाया होगा, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैंने एक्सपेंस जब बुक करा होगा या इनकम बुक करा होगा, ये कैश बेसिस पे करा होगा?
या फिर ड्यू बेसिस पे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो सिंपल वर्ड में समझाऊँ ना आपको, सिंपल शब्दों में। मैंने माल बेचा 1 लाख का, सेल्स किया, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट तो कहता है भाई सेल्स को रिकॉर्ड करो 1 लाख, मैंने कर लिया 1 लाख रिकॉर्ड, ठीक। लेकिन वो सेल्स में सिर्फ नगद वाला जो सेल्स था वो 20,000 था, बाकी 80,000 उधार है, ठीक है। 20 क्या है नगद है, 80 क्या है उधार है। अब आराम से सोच के मुझे आंसर दो, कमाया तो मैंने 1 लाख है, प्रॉफिट तो मेरा बढ़ गया होगा 1 लाख से। यहाँ पे सोच के देखो, जब मैंने सेल्स बुक किया होगा प्रॉफिट लॉस में 1 लाख, और मान लो कोई एक्सपेंस नहीं है, तो मेरी कमाई तो 1 लाख निकल के आया, हाँ है ना। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि भाई इसमें नगद जो सेल्स है वो तो 10,000 का ही है, सोचो सिर्फ 10,000 का माल बिका है नया, बाकी सारा उधार है। तो आप क्या बोलेंगे मुझसे? आपका क्या आंसर होना चाहिए कि अच्छा यही कारण है, कंपनी कहती है कमाया 1 लाख है, कमाया 1 लाख है, बट उसके जेब में सिर्फ कितने 10,000, क्योंकि 10 पैसा जो है वो तो 10,000 ही आया है, बाकी तो उधार है। अब मैं कह रहा हूँ आप समझने को रेडी नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ ठीक है, आपने बोला ना प्रॉफिट ही कैश है, आप ये मान रहे हैं, आप मानकर बैठ गए कि जितना प्रॉफिट उतना कैश, मैं तो यही मानूंगा, 1 लाख कमाया तो 1 लाख होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है मत मानो, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक, समझा के एक स्टेटमेंट आपको देता हूँ, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा कि देखो भाई प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, जिसमें से माइनस कर दूंगा मैं मेरा डेटर्स, इसको बोलते हैं चेंज इन डेटर, ठीक है। डेटर में चेंज है, शुरू में था 0, एंड में हो गया 80,000, इसको बोलते हैं चेंज। इसका मतलब है मैंने उधार माल बेचा, ठीक है। उधार माल बेचा तो मेरे पास पैसे नहीं आए होंगे, कितने का 90,000 का मैंने बेचा था, तो मेरे पास कितने आ गए ये 10,000 रुपये, ये मेरी एक्चुअल प्रॉफिट है। अब आप देख लो क्या मेरा यही प्रॉफिट कैश प्रॉफिट है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ यही प्रॉफिट मेरा क्या है, कैश प्रॉफिट है। क्योंकि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, मैं समझा ये रहा हूँ सिंपल में कि देखो हम जो भी खर्चा है, इनकम है, ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, डेप्रीशिएशन है, कैश में है, नॉन कैश में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सारा कचरा उठाकर कहाँ भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या इस बात से तो सहमत है आप सभी? यहाँ भेज देते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो यही दिखाना है ना कि कितना कैश का फ्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कंपनी जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट दिखाती है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में वो जाता है। तो आम यूजर देखता है ध्यान से, अच्छा कंपनी ने कमाया है 100 करोड़ रुपीज़ और उसके पास कैश है सिर्फ 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़ कमाया है और कैश कितना है, सिर्फ 1 करोड़। तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे, बाकी कैश गए कहाँ भाई? 100 करोड़ की कमाई करने के बाद सिर्फ 1 करोड़ का कैश। और यही बात हम उसे समझाते हैं कि देखो भाई कमाया था 100 करोड़, लेकिन इस कमाई में कुछ इनकम या कुछ एक्सपेंस ऐसे थे जो जिसमें कैश का फ्लो नहीं था, जैसे डेप्रीशिएशन। मुझे बताओ क्या डेप्रीशिएशन से आपका प्रॉफिट कम नहीं होता? क्या डेप्रीशिएशन आप यहाँ पे शो नहीं करते डेबिट में? अगर मैं इसको समझाऊँ कि मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास मान लो प्रॉफिट है, यहाँ पे जीपी है 50,000 का, और यहाँ पे माइनस कर दे डेप्रीशिएशन 20,000 का, तो मेरे पास एनपी कितना आया 30,000 का, ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो एक आम यूजर देख रहा है 30,000 का प्रॉफिट है, बट उसके पास कैश तो 50,000 है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है इसका। तो आंसर इज यस। तो यूजर कह रहा है भाई ये क्या गड़बड़ी है, कमाती है कंपनी 30,000 और कैश है 50,000, ये कैसे आ गया? तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको, आप यूजर से आप समझे बात को। मैं कह रहा हूँ कमाया 50,000 है ना, सॉरी कमाया 30,000 है ना। अब ध्यान सुनना, इस कमाई में मैंने डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, जिसमें मेरे पास प्रॉफिट तो कम हो गया बट कैश कम नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये डेप्रीशिएशन नहीं लगता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 50,000, हाँ है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे कि देखो भाई कमाया है 30,000 और इसे मैं डेप्रीशिएशन को ऐड कर दूं 20,000, तो मेरी कमाई वहीं पहुंच जाएगी 50,000, और मेरे पास कैश में भी कितना पड़ा हुआ है 50,000। इससे क्या हुआ है ना, तालमेल बैठ गया आपका। तो आपको ये एज अ यूजर समझ में आया कि अच्छा ये कारण है। और ये स्टेटमेंट कंपनी बना के दे देती है, जारी कर देती है पब्लिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में,
ताकि ताकि आम यूजर्स को देखें और उसको एनालाइज कर सकें कि एक्चुअल में जो कमाई होती है वो कैश में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि इन डैट मेथड के अंदर यही लॉजिक है और यही कंसेप्ट है, इसलिए मैं इस पर चर्चा ज़्यादा करूँगा। टाइम लगेगा, लगने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझ में आएगा ना तो इसको बहुत ईजी वे में कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको वापस से मैं समझाऊंगा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल देख समझाऊंगा। सिर्फ आपको ये बताना है। ठीक है, आप एक यूजर से, आपके दिमाग में ये होना चाहिए जितना कमाया है उतना कैश होना चाहिए। अब मैं ये समझाऊंगा आपको कि नहीं नहीं, जितना कमाया उतना कैश जरूर नहीं है, मेरे कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी हैं जिससे हो सकता है प्रॉफिट घटा बढ़ा हो बट कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया हो। तो मैं एग्जांपल और देता हूँ। एग्जांपल मैं कहता हूँ एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। ठीक है, और उसके कैश में बैलेंस है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब ध्यान सुनना मैं क्या कहता हूँ आपसे। आपने तो देखा, ये आप हैं, आप तो देख रहे हैं अच्छे से, अच्छा कंपनी के पास 6 लाख रुपए हैं, कमाया कितना 5 लाख। तो एक दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि कंपनी के पास क्या पता शुरुआत से पहले से कैश पड़े हैं, है ना, ये अब तक 1 लाख कैश पड़ा हो शुरू से, और 5 लाख इस साल कमाया, तो कितने हो गए 6 लाख। लेकिन मैं कह रहा हूँ एज्यूम कर लो शुरू में कंपनी के पास कोई कैश नहीं था, तो दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए। यानी इसी साल कंपनी, नया नया कंपनी बना, कमाया 5 लाख है, कैश 6 लाख है। ठीक है, अब मैं देता हूँ रीज़न देता हूँ और आपको आंसर से सही करना है। सही, ठीक है, आप बोल रहे हैं जितना प्रॉफिट उतना कैश। मैंने कहा ठीक है, जितना प्रॉफिट उतना कैश, मैं उस पर जाऊँगा अभी। लेकिन कुछ गलती हो रखा है जिसे मैं सही करूँगा इसको। ठीक है, गलती क्या, मैंने बोला डेप्रीशिएशन मेरा एक खर्चा है, और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो डेप्रीशिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। जहाँ जहाँ आपको समझ में आ रहा हो सहमत दिमाग में बोलना हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डेप्रीशिएशन की बात करते हैं, घिसावट। 1 लाख का एसेट का घिसावट था, जो कहाँ भेज दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट कर दिया होगा टू डेप्रीशिएशन के नाम से 1 लाख। और मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो आया है कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है अगर ये डेप्रीशिएशन नहीं होता, जीपी मान लो 6 लाख है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ये डेप्रीशिएशन 1 लाख का नहीं होता, मानो अगर मैं गिसावट नहीं लगाता, तो मेरा प्रॉफिट क्या 5 लाख ही होता या 6 लाख होता। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर अगर आप ये डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते ना, तो आपका प्रॉफिट 5 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए था 6 लाख। और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस 5 लाख को 6 लाख पर लेकर आओ, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, तो सर प्रॉफिट उठा लो 5 लाख रुपए और इसमें ऐड कर दो क्या, डेप्रीशिएशन कितने का 1 लाख का, तो कितना आया ये 6 लाख रुपए आ गया। और पब्लिक कह रही है अच्छा 6 लाख कमाया है, कैश में कितना है 6 लाख है, वाह वाह मैच कर गया, उसे भी क्या मिल गया, संतुष्टि मिल गया, सेटिस्फाई हो गया बंदा वो कि कोई गड़बड़ घोटाला नहीं चल रहा। ठीक है, एक इन्वेस्टर क्या देखेगा, ये तो देखेगा, समझेगा इस बात को। क्या मैं कुछ और एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, तो मैं ये कहूँगा कि देखो इसका और उल्टा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये तो मैं जो एग्जांपल दूंगा ना ध्यान से सुनना, एक गुडविल का भी देता हूँ। ठीक है, पहले मान लो प्रॉफिट है कंपनी का 1 लाख, और मज़े की बात है कंपनी के पास कैश पड़े हुए हैं सिर्फ 15,000। ठीक है, और फिर कहता है 15 नहीं 85 कर दो इसको। ठीक है, 85। फिर कहता है क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन था इस साल 5,000 का, और गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स होता है, गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, वो राइट ऑफ कर रखा है 10,000। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया। ठीक है, जेब से पैसे जाते नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कैश ये जो है वो क्लोजिंग है, ध्यान सुनना, ये क्लोजिंग कैश है, तो ओपनिंग कितना था, तो ओपनिंग कैश मैं कहता हूँ था 0, कोई कैश नहीं, आप ऐसा मान लें। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस, आप यूजर्स आपने देखा अच्छा कमाई कितना 1 लाख, और फिर देखा कैश में अरे 85,000 रुपये, 85 से कैसे, मुझे भाई जवाब चाहिए इसका। मैं जिद करके बैठ गया हूँ, नहीं नहीं आप मुझे जवाब दें, इस बार मैं यूजर्स हूँ और आप सभी क्या है कंपनी है।
तो आप बोलेंगे भाई दिमाग नहीं चलता तुम्हारा, कमाया है 1 लाख और अकाउंटिंग में कमाई तो भाई नगद भी होता है उधार भी होते हैं, तो कैश का उसका लेन देन तो ही गड़बड़ होगा ही ना। कुछ माल उधार बिक सकता है, कुछ खर्चे हमने उधार कर रखे होंगे, कुछ कैश हो सकता है, नॉन कैश, बहुत आइटम हो सकते हैं। और आप जिद करके बैठे हो जितना प्रॉफिट उतना कैश। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो जाए 1 लाख कमाया, ठीक, जिसमें से डेप्रीशिएशन चार्ज किया था मैंने 5,000 का, ठीक है, कितने का, 5,000 का। अच्छा प्रॉफिट कर दूँ मैं इसको, कैश गलत लिख देगा, जोड़ो, ये समझाने के लिए सही है, बस थोड़ा कैश का अमाउंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कैश है आपके पास 1,10,000, ठीक है। चलो और ओपनिंग कैश कर दूँ, इसको भी चेंज करता हूँ 5,000, ताकि और समझ में अच्छे से आए। 5,000, एक मिनट, चलो दोबारा से कैश का बैलेंस लिखो, ये क्लोजिंग कैश है, ठीक है। एंड में कंपनी के पास कितना कैश है 1,20,000, और ओपनिंग कितना था कैश शुरुआत में 5,000। फिर आपने देखा अच्छा कमाया 1 लाख, एंड में कैश पड़े हैं 1,20,000 और ओपनिंग में कैश था 5,000। तो आप यूजर ने क्या समझा कि अच्छा कमाया 1 लाख है इस साल, 5,000 कैश पड़े थे शुरू में, तो फिर तो कायदे से 1,05,000 होना चाहिए एंड में। ये देखो यहाँ तो 1,05,000 होना चाहिए, फिर 15,000 कहाँ गए बाकी, कैसे क्या हुआ, बढ़ा कैसे ये 15,000 का, ठीक। और मैंने कहा इसके बहुत कारण हो सकते हैं, मैं कुछ कारण में से कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिए, और मैं ये एग्जांपल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको रीज़न मिलेगा क्यों हम प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। मेरे पास एक और तरीका है रटवाने का, मैं सीधा भी कह सकता हूँ ये आइटम प्लस होगा ये माइनस होगा, बट मैं कह रहा हूँ छोड़ो उस चीज़ को, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अंदर से आंसर आना चाहिए प्लस होगा या माइनस, जब अंदर से फील हो ना कि हाँ प्लस और ये माइनस, और क्यों होना चाहिए ये भी कारण, तो वापस चलते हैं। कमाया कितना बताओ भाई 1 लाख, आपने बोला 1 लाख कमाया, मैंने कहा ठीक है, बट कैश तो 1,20,000 है। तो आप मुझे समझा रहे हो, आप समझा रहे मुझे, मैंने कहा मुझे समझाओ भाई कैसे हुआ। तो आपने कहा भैया देखो डेप्रीशिएशन से मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, बट जेब में कैश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटफ्लो नहीं हुआ, कैश उतने का उतने है। कैश बढ़ा हुआ है लेकिन प्रॉफिट घट गया। अगर आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट ही कैश है तो मैं डेप्रीशिएशन को वापस से ऐड कर देता हूँ 5,000, डेप्रीशिएशन करके मैंने ऐड कर दिया वापस से 5,000। अच्छा गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, हम इसको राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इससे भी क्या होता है, कोई कंपनी का कैश खर्चा नहीं होता, ठीक है। अभी तो समझ लें गुडविल राइट ऑफ का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट्स हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो गुडविल जब भेजा होगा कितना 10,000, इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, या बनाकर दे रहे साइड में प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट था जिसमें से आपने दिखा दिया डेप्रीशिएशन, यहाँ पे चार्ज कर दिया 5,000 और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, इंटेंजिबल एसेट्स पे लॉस कितना 10,000 रुपये, बाकी का ये एनपी आ गया कितना 1,00,000 रुपये। मैं कह रहा हूँ क्या ये वाला अमाउंट ढूंढ सकते हैं आप कितना कमाया होगा एक्चुअल में, तो आप सिंपल कहेंगे हाँ ये कितना होगा 1,15,000। अब ये कैसे आया, तो देखो ध्यान से कि 1,00,000 कमाया, ठीक है, और ये कमाई में ज़रूरी नहीं है कि कैश का ही कमाई हो, कुछ कारण से मेरा प्रॉफिट कम हो गया बट कैश बढ़ा हुआ है, ठीक है। कारण क्या था डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट कम हो गया बट कैश क्या है बढ़ा हुआ है। तो अब मुझे अगर प्रॉफिट को कैश से मैच करवाना है, ठीक है, आप वापस समझें कैश का लेवल यही है, एक स्टैंडर्ड लेवल है, बट मेरा प्रॉफिट जो था ना वो डाउन चला गया, किस कारण से, डेप्रीशिएशन के कारण से। अब जब डेप्रीशिएशन से लगा तो प्रॉफिट तो नीचे आ गया और कैश तो यही है। मैं कह रहा हूँ इस एक आदमी जो आप हैं इसको समझे हैं जितना प्रॉफिट उतना कैश, मैं इसको लेवल पे कैसे लाऊंगा मैं, मैचिंग लेवल पे, तो समझ में आ रहा है, इसको वापस से उठा दो, जैसे घटा था वैसे उठा दो। तो घटा किस कारण से था, डेप्रीशिएशन से, तो मैं इसको क्या किया वापस से उठा दिया 5,000। दूसरा कारण, और किस कारण से घटा था, 10,000 गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया था जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है नॉन कैश, ये भी क्या है नॉन कैश, मतलब एक्सपेंस तो होते हैं बट जेब से पैसे नहीं जाते। और इसको मैं अगर वापस ऐड कर दूं तो क्या मेरा प्रॉफिट 1,10,000 आएगा, ठीक है।
10 नहीं, 10 और 5 15, 1,15,000 ये आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, इससे मैं सहमत हूँ। अब आ गए 1,15,000, लेकिन अभी भी कैश तो 1,20,000 है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ओपनिंग कैश भी तो था मेरे पास, प्लस कर दो इसमें। ओपनिंग कैश कितना, 5,000। बताओ अब कितना आ गया, क्लोजिंग में कितना होना चाहिए मेरे पास, मुझे 1,20,000। अब चेक कर लो, पहले से 5,000 पड़ा था, 1,15,000 इस साल आया, एंड में कितना हो गया 1,20,000, वो मैंने दिखा दिया चेक करके। ठीक है, 1,20,000 आ गया। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, प्लस और ये माइनस क्यों हो रहा है? सिर्फ मैं इसे समझा रहा हूँ, प्लस और माइनस क्यों हो रहा है। क्या इतना सही कर पाएंगे कि जो गलती हो रखा है हम उसको सही करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि आम यूजर्स ने समझा है जितना प्रॉफिट उतना कैश, और हम उसको समझा रहे देख भाई जितना प्रॉफिट है उतना कैश जरूरी नहीं हो सकता। बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जहाँ मेरा प्रॉफिट बढ़ा भी होगा और घटा भी होगा, बट कैश का इफेक्ट नहीं किया होगा। उधार माल बेचने से मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा या घटा होगा? तो आप बोलेंगे बढ़ा होगा, लेकिन क्या कैश बढ़ा होगा? तो आंसर इज नो। सही कैसे करूँगा? तो भाई जितना आपने उधार माल बेचा उसको लेस कर दो ना, आ जाएंगे नगद प्रॉफिट पे। दूसरा एग्जांपल, मेरा प्रॉफिट जितना है और मैंने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदने से मुझे बताना सोच के, खरीदूंगा तो खर्चा होगा, परचेज बुक रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट लॉस में। जब परचेज रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट गिरेगा मेरा। अच्छा प्रॉफिट गिरेगा तो क्या कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा? मुझे बताओ सोच के आराम से। प्रॉफिट तो गिर गया, मान लो मैंने सेल किया 2 लाख का, परचेज 1 लाख का, प्रॉफिट कितना 1 लाख। मैं कह रहा हूँ सेल्स जो 2 लाख का किया वो नगद है, मेरी जेब में बताओ कितने रुपए हैं? आप बोलेंगे सर 2 लाख। मेरे जेब में, मेरे पॉकेट में जो मैंने माल बेचा वो कितने का? 2 लाख का। और मैंने एक जगह से माल खरीदा भी था, कितने का? 1 लाख का, लेकिन मैंने उसे पैसे दिए नहीं है, ध्यान सुनना, पैसे नहीं दिए। बट जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस में आया ना, तो यहाँ पे मैंने सेल्स दिखा दिया 2 लाख का और परचेज दिखा दिया 1 लाख का, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ सही करके दो मेरे को भाई ये चीज़ें। मैं प्रॉफिट जिद करके बैठा हूँ कि 1 लाख है तो कैश भी होना चाहिए 1 लाख, बट आपके जेब में पता है कितना है कैश? 2 लाख। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूँ मैं आपको। 1 लाख का प्रॉफिट लो, अगर आप इसको कैश मान रहे तो मैंने उधार माल खरीदा है, मेरा प्रॉफिट गिर गया, इस कारण से मैंने खर्चा बुक कर लिया, लेकिन इस खर्चे में जेब से कोई कैश नहीं गया। तो आप सोचेंगे अच्छा सही बात है भाई, परचेज करा, उधार करता तो कैश थोड़ी जेब से गया, शेयर वाला कैश 2 लाख पड़ा हुआ जेब में मेरा। तो सही कैसे करूँगा? मैं सही करना पूछ रहा हूँ, सही कैसे करेंगे? प्रॉफिट को उठाओ 1 लाख को, उसमें ऐड कर दो ये वाला 1 लाख, तो क्या 2 लाख आ जाएगा? आप बोलेंगे प्रॉफिट था 1 लाख, इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि ये परचेज है, स्टॉक मान लें इसको अभी के लिए, और स्टॉक को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टॉक को। कितना? 1 लाख से कितना हो गया? 2 लाख से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है आपके दिमाग में कि क्या प्लस और क्या माइनस क्यों हो रहा है और क्यों कर रहे हैं हम। एक ही कंसेप्ट से, अजम्पशंस, हमारा मानना, यूजर्स का मानना जितना प्रॉफिट उतना कैश, और हम उसको यही समझा पा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। आप ये भी दिमाग मत ना, यूजर्स ऐसा क्यों बोल रहा है जितना प्रॉफिट उतना कैश? उतना अकल नहीं है उनमें भाई, अकल उनमें नहीं है। दूसरा मैंने ये भी तो कहा, इन्फॉर्मेशन की कमी। भाई कंपनी ने बैलेंस शीट दिखाया, उसमें प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है भाई 5 लाख है, ये प्रॉफिट में 5 लाख है, बाकी एक्सपेंस का डिटेल पता नहीं है, कितना नगद कितना उधार है। तो बंदा तो वही समझेगा ना भाई 5 लाख कमाया तो 5 लाख होना चाहिए पैसा कैश। एज अ अकाउंटेंट हम हैं और आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ही तो समझाएंगे ना कि भाई देख कुछ कारण से प्रॉफिट घट जाता है, जेब से कैश नहीं जाता। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं इसको क्या करूँगा, वापस से प्लस कर दूंगा। कुछ कारण से प्रॉफिट बढ़ जाता है बट जेब में कैश नहीं बढ़ता, प्रॉफिट बढ़ जाता है, जैसे उधार माल बेचा था तो प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन कैश तो नहीं बढ़ा, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो आपके बात से मैं सहमति लाने के लिए इस चीज़ को एडजस्ट कर दूंगा प्लस और माइनस, तो मेरा एक्चुअल में वो प्रॉफिट आ जाएगा जो नगद वाला प्रॉफिट होगा। हाँ या ना, समझ में आया? क्या मैं यही कर रहा हूँ? मैं बार बार घूम के वहीं पे ला रहा हूँ जितना मेरा नगद प्रॉफिट है। देखो 1,20,000, वही 1,20,000 था क्वेश्चन में, ये रहा कैश। आई होप आपको ये बातें समझ में आई। अब मैं वापस से एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा फील नहीं हो कि समझ में आया आप सही नहीं कर रहे। अच्छा मैं फिर एक कैश फ्लो भी रिकॉर्ड डाउनलोड किया आप लोगों के लिए, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बट इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले अभी एग्जांपल और कर लूँ आपके साथ, फिर मैं इसको दिखाऊँगा। ये रिलायंस कंपनी का मैंने डाउनलोड किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और कि कैश फ्लो कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, फिर अगर इसने इस आंसर देना स्टार्ट कर दिया फिर मैं बताऊँगा कि आपने लगभग 50% कवर कर लिया। और आप कहेंगे हैं इतने बातों से 50%, प्रॉब्लम डन। देखना अभी
और इसको मैं 5 मिनट में भी करवा सकता था। इतना जो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगता। एक फॉर्मेट लिखता, प्लस माइनस डालता और दिमाग में बिठाता आपके कि मान लो ऐसा होता है तो प्लस, ऐसा होता है तो माइनस, और आप भी शायद कर लेते हैं और आपने शायद करा भी ऐसे ही होगा। मैं कह रहा हूँ उस कंसेप्ट पे भूल जाओ, क्या प्लस और क्या माइनस, आपको एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, ठीक है। तो वैसा सीखना है आपको। तो आओ अब मैं देखता हूँ कितना समझ में आपको आया अच्छे से। तो वापस एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से समझना, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, सही करना है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। आपने क्या किया, इसका बैलेंस शीट देखा, ठीक है। आप यूजर से ध्यान सुनो, और मान लो बैलेंस शीट में क्या था, इन्होंने 2 साल का रिकॉर्ड दे दिया ऐसा करके, ईयर वाइज होता, ठीक है। ये इसको मैं हटा दूँ, अच्छे से ऐसा करके देखा, ये 2 साल की इन्फॉर्मेशन है। ये मान लो ये आपके पास 2021 है, 2022 है, ऐसा मान लेते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कंपनी ऐसे दिखाती है, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपने बैलेंस शीट देखा हो तो ऐसे दिखाती है। यहाँ पे था 1 लाख का अमाउंट, यहाँ था 1.5 लाख का अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे जाके एसेट में कैश एंड कैश था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग था 10,000, क्लोजिंग था मान लो 1,20,000। नीचे इन्फॉर्मेशन में कहता है कि डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है कितने का इस साल, 30,000 का, ठीक है। दूसरा गुडविल छोड़ो, अब पेटेंट्स देते हैं क्योंकि गुडविल बहुत होगा ना। पेटेंट्स जो है ये राइट ऑफ हुआ है, रिटर्न ऑफ अमाउंट 30,000 का, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन है अभी के लिए, एक्सट्रैक्ट देता हूँ और आप ध्यान सुनो। अगर आपने इसका आंसर दे दिया और आपको ये भी समझ आ गया अच्छे से कि हाँ अब समझ में आ गया क्यू प्लस क्यू माइनस, ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे आगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। आप एक यूजर से, वापस से बता रहा हूँ मैं, ये आप है, ये आप, और आपके फेस पे स्माइल है। पता है स्माइल क्यों है? आपने देखा कंपनी पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, इस लाख आके 1.5 लाख हो गया है, ओपनिंग 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। मुझे बताओ एक कंपनी का प्रॉफिट का बैलेंस है, एक गुल्लक है जिसके अंदर शुरू में 1 लाख पड़ा हुआ था, एंड जाते 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 गुल्लक में कितना हो गया टोटल, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख, ठीक है। तो इस साल कितना कमाई किया होगा? तो आप बोलेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, 50,000 कमाया होगा, जब 1 लाख पहले से ही था कमाया और एंड में बता रहा है कि 1.5 लाख हो गया वो बैलेंस, 1 लाख वाला बैलेंस 1.5 लाख हो जाता है, तो इस साल कितना कमाया? आपने बोले 50। और इस्माइल क्यों है पता है आपके फेस पे? आपने देखा यूजर्स, अच्छा कंपनी 50 कमाया, लेकिन मज़े की बात है कंपनी के पास देखो ध्यान से, कैश 1,20,000, शुरू में था 10, एंड में हो गया 1,20,000, और आपके फेस पे स्माइल, यही देखकर कि वाह मज़ा आ गया, क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, आपको लगा कंपनी क्या मस्त है भाई, कमाती 50 है और कैश तो लवालब बढ़ा हुआ है कंपनी के पास। आप ये मान रहे हैं जितना कमाया उतना कैश में चाहिए, लेकिन आप इस बात पे जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं समझाओ मुझे। आपको ये भी समझना है कि ऐसा क्या है कारण, क्या आप चुपचाप इसको मान लेंगे और आप एंजॉय करेंगे? बहुत कारण हो सकते हैं इसके कि 1,20,000 आने का। क्या पता लोन और लिया हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल अभी दिए नहीं, कुछ हो सकते हैं सिर्फ लोन लिया हो, क्या पता आपने इन्वेस्टमेंट बेचा भी हो, अच्छा ये भी तो हो सकता है, या फिर मैंने जो कारण दिए हैं वो भी हो सकते हैं एक कारण। तो मैं भी तो फिलहाल ये कारण बता रहा हूँ, लोन नहीं बता रहा, इन्वेस्टिंग नहीं बता रहा, ठीक है, अभी ये समझा रहा हूँ। तो वापस आते हैं, तो दिमाग में आया, तो आप समझाएंगे क्योंकि ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है, अब 2 से ही आपको समझाना है। तो आप क्या बोलेंगे? देखो भाई यूजर्स, आप कह रहे हो कि प्रॉफिट है जो कमाया है कंपनी ने 50,000, बट कैश का बैलेंस है 1,20,000, मुझे मैच करना है ना, अभी करता हूँ मैच। देखो आप बोलो साफ साफ कि देख भाई प्रॉफिट कम यूँ आया क्योंकि मैंने कंपनी में डेप्रीशिएशन चार्ज किया था 30,000 का, और क्योंकि डेप्रीशिएशन करने से मेरे पे जेब से कोई कैश नहीं जाता, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, जब नहीं जाता और ये डेप्रीशिएशन नहीं लगाता तो पता है मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होता? मैं बोलता कितना होता, तो आप बोलते 30,000, मैं जोड़ देता तो मेरा प्रॉफिट 80 होता। मैंने बोला हाँ सही बात है भाई 80 होता,
फिर अभी भी तो कैश 1,20,000 है। बोला और सुनो, गुडविल भी मैंने राइट ऑफ किया था, गुडविल रिटर्न ऑफ किया था, कितने का? 30,000 का। और आप बोल रहे हैं अगर ये भी राइट ऑफ नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करता, लॉस नहीं दिखाता, तो मेरे जेब में कैश कितने होते हैं कमाई का? 1,10,000 रुपये। कमाया 1,10,000 ही था, लेकिन ये दो खर्चे ऐसे थे जिसमें कैश तो नहीं गया, कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ, बट मेरा प्रॉफिट कम कर दिया। और आप अगर मान के बैठे हैं कि मेरे पास जितना 50 प्रॉफिट उतना ही कैश है, तो ये आप गलत मान के बैठे। अब मैं आपको सही करके देता हूँ, अभी देता हूँ। 1,10,000 हुआ। शुरू में मेरे पास कैश पड़ा था, ओपनिंग कैश कितना? 10,000। अब मुझे बताओ मेरे जेब में एंड में कितना रुपये होना चाहिए? तो आप बोले हाँ 1,20,000। जैसे आपने देखा तो आप इससे क्या हो गए? सहमत हो गए, यस अब समझ में आया, ऐसा हुआ था। कंपनी कमाया तो 50 था, बट बहुत सारे कारण ऐसे ट्रांजेक्शन थे जहाँ पे आपका प्रॉफिट गिर गया था, बट आपके कैश में कोई फॉल नहीं था। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, प्रॉफिट आपका क्या हो गया? कम, हाँ बढ़ गया था, कैश आपका कम हो। इसके भी कोई ना कोई कारण यही होंगे। अगर आपको ये दो एग्जाम्पल से बात समझ में आ गया, कारण पकड़ में आ गया कैसे क्यों हो रहा है प्लस और माइनस, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया किसका? नॉन कैश का। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। चलो अब यहीं से मैंने एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है, बता देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा किस मेथड से? सर आपने बताया इनडायरेक्ट मेथड से, तो यस इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट क्या बताया मैंने? जहाँ पे पता ना चले कितना पैसा आया कितना पैसा गया, और हम उसको एडजस्ट कर दे, कुछ प्लस माइनस करके ठोक बजा के सही कर दे, और हम वहीं पहुँच जाए कितना पैसा था कितना कमाया था, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। और ये क्यों करना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड से? क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं रेंट का कितना खर्चा है, देख के बताना। सैलरी कितना दिया स्टाफ को? आप कहोगे सर रिकॉर्ड तो मिल जाएगा ना कैश बुक में। भाई कैश बुक ऐसे छोड़ो, रिकॉर्ड तो हर जगह मिल जाता है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन से क्या आप बना सकते हैं, डायरेक्ट पता कर सकते हैं डेटर से कितना रुपये मिला, क्रेडिटर को कितना पे किया, कितना उधार है, कितना क्या है, सिर्फ ये पता कर सकते हैं उधार, ठीक है, कि कितना देनदार से उधार है, कितना क्रेडिटर को देना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सपेंस, रेंट कितना होगा, कितने का नगद माल खरीदा, कितने का नगद माल बेचा, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बैलेंस शीट से? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, बैलेंस शीट से निकाल नहीं सकते, क्योंकि बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एसेट और लायबिलिटी होता है। हम एसेट देख सकते हैं, और एसेट देखकर हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं बेशक कि एक एसेट कोई घट रहा है तो कैश आया होगा, बढ़ रहा है तो कैश गया होगा, ये आइडिया लगा सकते हैं। कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है, कहीं पे जाके पिट भी जाएंगे ये रट्टे को, जिस आप लोगों ने रटा भी होगा कि एसेट घटता बढ़ता तो उसे मांग कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक तो वो सही है, कुछ हद तक क्या है गलत है, पूरा सही नहीं है। पूरा सही क्या है वो जब हम आराम से सीखेंगे इसमें समझ में आ जाएगा आपको एंड में। तो क्या समझ में आया कि अब ये कंपनी कैसे बनाएगी बताओ कैश फ्लो? डायरेक्ट कर सकती है क्या? तो आपके दिमाग में आएगा आंसर नो, डायरेक्ट तो नहीं कर सकती। तो इनडायरेक्ट मेथड यही कहता है, यही बात कह रहा है इनडायरेक्ट, कि प्रॉफिट को उठाओ और एज्यूम करो क्या है ये कैश प्रॉफिट, फिर कारण दो कि जरूरी नहीं है कि मेरा प्रॉफिट घटने बढ़ने से, जो कुछ कारण ऐसे भी थे जहाँ पे प्रॉफिट में तो चेंजेस हुए बट कैश में चेंजेस नहीं हुए, उसको सही कर दो। सही का मतलब चाहे वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कुछ प्लस के दिए, ठीक है। और फिर कहता है कि जब इसके तीन ही एक्टिविटी है, एक धंधे का एक्टिविटी ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग बना दिया घर, तीसरा घर है कौन सा फाइनेंसिंग। और आपसे अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, चाहे वो धंधे का इनकम हो ऑपरेटिंग का, या फिर नॉन ऑपरेटिंग हो, या कोई भी एक्सपेंस धंधे का हो ऑपरेटिंग का या नॉन ऑपरेटिंग हो, सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा इनकम कहाँ जाता है? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस में। एक सागर समझते हैं उसमें भेज देते हैं। अगर मैं आपसे एक पजल की तरह क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बाहर खींच के ला सकते हैं उस रूम से? तो देखते हैं कौन आंसर देता आप में से। मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनना, ये है सागर, ठीक है, इसकी इतनी गहराई है, सब कुछ यहीं गया है, सारा कुछ यहीं बसा हुआ है। इसमें क्या क्या बचा हुआ बता दूँ मैं भाई, इसमें बचा हुआ है, इसमें दिया है इंटरेस्ट, दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन भेज दिया, इसमें रेंट रिसीव भी है, ठीक है, एंड इसमें डिविडेंड रिसीव भी है,
डिविडेंड रिसीव है, इसमें डेप्रीशिएशन भी है, और इसमें आपके पास और लेते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ है, कुछ ऐसे एग्जांपल ले लिया, ठीक है मैंने। और मैं कहूँ कि इसमें सब कुछ तो भेज दिया, ठीक है, क्या आप यहाँ से इसको अलग अलग करके इसके असली घर में पहुँचा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग में? ये मेरे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं गुडविल राइट ऑफ किया है, कहाँ गया? सागर में गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। वापस दिमाग में आता है, गुडविल राइट ऑफ करने से मेरा प्रॉफिट घट गया बट जेब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये गुडविल को उठाऊंगा और अपने आके प्रॉफिट में जोड़ दूंगा। कहाँ पे, किस घर में? इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में? तो आपका आंसर हो कहाँ पे? ऑपरेटिंग में। सर ऑपरेटिंग में क्यों? लास्ट क्लास से यही तो समझा रहा हूँ, जहाँ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स एसेट की बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग में कोई इनकम होता है, कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग में। लोन लेना देना, फाइनेंस, शेयर्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन और उसके खर्चे कहाँ जाते हैं? फाइनेंसिंग में। और जो धंधे वाला काम वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। जो बच गया वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। मुझे बता, गुडविल राइट ऑफ किया है, कहाँ जाएगा ये? ऑपरेटिंग में। डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा ये? ऑपरेटिंग में। समझ में आया? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब ध्यान सुनना, बैंक से आपने लोन लिया, हाँ सर लोन तो लिया, ये लोन कहाँ का था बताओ पहले सोच के। ये बैंक लोन कहाँ जाना चाहिए था? ऑपरेटिंग में। आपका धंधा था लोन लेना या इन्वेस्टिंग में, ठीक है। लोन लेना कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकता। क्या ये फाइनेंस करवाया आपने? तो आपके दिमाग में आंसर आएगा फाइनेंस करवाया। जब फाइनेंस करवाया और इस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये खर्चा मेरा धंधे का है या फाइनेंस का है? किस घर का है? असली घर पहचानो, इसका असली घर पहचानो, कौन सा घर है? तो आप कहेंगे इसका असली रियल घर जो है ना, यहाँ से निकालो, बाहर फेंको, इसमें डालो, फाइनेंस में। और ये घर के लिए भी बोल दूं मैं, ये घर आपको कौन सा हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लेकर रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें? ऑपरेटिंग में क्या करें? ये जा तो चुका है यहाँ पे सब, ठीक है। तो आप कहेंगे सीधा, सर ऑपरेटिंग में मान लिया ना इसको, इंटरेस्ट को, है कहाँ का ये? फाइनेंसिंग का। तो आप इसका कान पकड़ के बाहर निकालो, कहाँ डाल दो? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में डालूंगा, लिखूंगा, यहाँ आके लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन बैंक। मेरा क्वेश्चन है, जो मैं इंटरेस्ट ऑन बैंक है, बैंक पे जो मैंने ब्याज दिया, फाइनेंस में भी डाल दिया आपने, उस घर भेज दिया, इससे फ्लो क्या हो रहा है? कैश का, कैश आ रहा है जा रहा है? तो आप कहेंगे सर कैश जा रहा है, तो मैं कहूँगा प्लस करूँ या माइनस करूँ? तो आप बोलेंगे सर माइनस करो ना, जब कैश जा रहा है तो। इतना भी नहीं पता आपको, कैश जाता है तो माइनस करते हैं। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, जब आप इस घर से निकालें, इसके रियल घर में पहुँचाएँ, इसके निकालने से इस घर के प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा बताओगे? क्या इस घर का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? तो सोचो, इंटरेस्ट खर्चा दिखाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चा साइड दिखाया होगा, खर्चा बढ़ गया, और खर्च बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। और जैसे उस खर्चे को कान पकड़ के बाहर निकाला, तो प्रॉफिट में तो क्या होना चाहिए? तेजी आना चाहिए। हाँ सर समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग था। धंधे का प्रॉफिट मेरा इससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मैंने खर्चा हटाया वो गैर धंधा था, फाइनेंस का काम था। जो जिस घर का है उसको उस घर में फेंक आया मैं, तो यहाँ से मेरा ये घर क्या हो गया? साफ़ सुथरा हो गया, मतलब और बढ़ गया, और सफाई बढ़ गया इसमें। तो मैं इसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये अमाउंट यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस। कहोगे 10 प्लस किया 10 माइनस किया, इफेक्ट तो जीरो ही है, फिर कर क्यों रहे? ये प्रेजेंटेशन है, अभी समझाना ऊपर एग्जाम्पल में आपको, यूजर्स को समझाना है, उन 7 लोगों को सफाई देना है आपको भाई, कि मेरा धंधे का खर्चा जो है वो ज़्यादा हो गया था, ठीक है। लेकिन क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने बैंक वाले को लोन पे किया। अगर ये लोन मेरा फाइनेंस का खर्चा है तो उसको उस घर में भेजो, मेरे घर से इसको हटाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ना, आपको भी मैं रीड करवाऊंगा, इफेक्ट पड़ता है इससे, असली ना एनालाइज कर पाते इसको, ठीक है। तो क्योंकि आज की क्लास लगभग होने को ही है, तो मैं चाहता हूँ कि एनालाइज करा जाए थोड़ा बहुत। तो आओ, मैंने आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट डाउनलोड किया था, और देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल भी समझ में आया होगा आपको, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं सोचा था इसको बाद में दिखाऊँ आपको, ठीक है। बिल्कुल फोकस, प्रैक्टिकली रील में कैसे देखते हैं, और इसको रीड भी करेंगे, देख लो अच्छे से। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है किसका है? ध्यान से देखो, ये है रिलायंस कंपनी का, मोटा भाई का। चलो भाई
देखते हैं ये 2 साल का दिया इन्होंने इन्फॉर्मेशन, मार्च 24 और 23 का भी। पहले 31 मार्च 23 में देख क्या हाल रहा है इनका। ओहो, ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ो। नेट प्रॉफिट, अब बाकी मैंने बताया नहीं टैक्स वगैरह, ठीक है। अब समझो, कह रहा है कमाई हुआ है भाई साहब 19,774 करोड़ का। हम यूजर से हम कह रहे वाह 1974 1974, हालांकि लाख में फिगर है, यहाँ लिखा होगा ऊपर कहीं कहीं इन लाख, इतना कम नहीं हो सकता। हाँ तो मेरे अमाउंट में समझो 1,974 रुपये कमाया है। अरे कैश कितना था इसके पास देख लेते हैं क्लोजिंग में कैश, तो और मज़ा आएगा ना। क्लोजिंग कैश ये रहा। ओ हो क्लोजिंग कैश सिर्फ 113 रुपये दिख रहा है। दिमाग में क्वेश्चंस आया तुरंत, जल्दी बताओ। धंधे से कमाई कर रहा है भाई 1,974 रुपये का, और कैश कितना है एंड में, सिर्फ 113 रुपये, सिर्फ 113। मेरे पैसे गए कहाँ? आप इन्वेस्टर है, सोचो आपको पैसा लगा कंपनी में, पैसे गए कहाँ भाई? अब तो क्वेश्चन तो दिमाग में आ ही रहा है, स्ट्रेस भी आ रहा होगा, क्या कर दिया कंपनी, कहाँ गड़बड़ घोटाला कर रही है, कहाँ काम कर रही है, क्या कर रही है, कुछ तो समझाओ। अगर ये स्टेटमेंट नहीं बनाता तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होते, कैसे कर रहे होते। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको, क्या समझाता। आप तो जिद करके बैठ गए, जितना कमाया उतना ही कैश। मैंने क्या बोला ना, कारण दिया था, कैश के घटने बढ़ने से हो सकता है मैंने कमाया, कुछ पैसा इन्वेस्ट करा होगा। हाँ ना बोलना, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा कमा के। हाँ सर हो सकता है। कुछ पैसे से मैंने लोन भी रिपे कर दिया हो, क्या पता। हाँ सर ये भी हो सकता है। अच्छा, कुछ कारण से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा या घट गया होगा, बट कैश में इफेक्ट नहीं आया होगा। हाँ सर अभी तो करवाया, डेप्रिसिएशन गुडविल हमने देखा था, जहाँ पे प्रॉफिट तो हमारा क्या हो गया, कम हो गया था, बट कैश हमारा बढ़ा रहता था। कुछ कारण ऐसे भी है। और आपने ये भी बताया कि कुछ कारण ऐसे भी थे जिससे धंधे का खर्चा नहीं था, ऑपरेटिंग खर्चा नहीं था, कहीं और का था, बट वो ऑपरेटिंग का प्रॉफिट क्या कर रहा था, कम कर रहा था वहाँ का, तो उसको कहीं और ठिकाने भी लगाना है। तो आगे समझते हैं। देखिए कह रहा है इसमें, देखो यहाँ लिखा होगा एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन कितने का, 588 रुपये का। क्या किया इसने, कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है। अच्छा इसने प्लस कर दिया। अब बताओ क्यों प्लस किया? क्योंकि मैं मान के बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना ना भाई मुझे समझाओ, मैं नहीं समझता, कमाया है 1974 रुपये। तो कह रहे सर समझो बात को, डेप्रीशिएशन हम एसेट की वैल्यू कम करते हैं, हम लॉस बुक कर लेते हैं, जेब से कैश नहीं जाता इससे, तो मेरा कैश बढ़ा होगा। फिर दिमाग में अरे कैश बढ़ा होगा डेप्रीशिएशन से, तो और कैश होना चाहिए, कैश तो आपके पास बहुत कम है। मैंने कहा ठीक है समझाएंगे ना, अभी मौका तो दें, जो बातें पहले कर लें। मैंने कहा ठीक है बताओ, कहा डेप्रीशिएशन ऐड कर दूँ। मैंने कहा कर दिया। फिर आपने कहा कि देखो इसमें से मैंने अभी आगे आइटम बताया नहीं है, बस समझा रहा हूँ आपको ऐसे ही मोटा मोटा, कि जो इनकम या कोई भी एक्सपेंस इस घर का नहीं है कायदे से, किस घर का, ऑपरेटिंग का, ये इन्वेस्टिंग का लग रहा है आपको, फाइनेंसिंग का लग रहा है, तो कहते हैं इसको पहले यहाँ से वहाँ भगाओ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अच्छा ये वाला कमाई मेरा बिजनेस धंधे का नहीं है, ताकि आपको मालूम ही चल सके मेरी कंपनी धंधे से कितना कमा रही है, एक्चुअल में कैश कितना जनरेट कर रही है, कि आपको जानने का अधिकार नहीं है। और बाकी मैंने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, वहाँ से कैश कितना निकाल रहा हूँ, लोन से कितना कैश कर रहा हूँ। तो मैं जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, इन्वेस्टिंग का कितना है, फाइनेंसिंग कितना है, तभी तो आप समझ पाएंगे। नहीं तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा धंधे के अंदर ही, बोलूँगा भाई मैं मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पढ़ाया आपको, फीस आया कलेक्शन मान लो 1000 रुपये, और मैंने क्या किया पता दिखाया आपको, मेरा ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होता है, ट्रेडिंग भी चलते हैं, ट्रेड भी करता हूँ, और मैंने इस साल क्या हुआ ना, लोन भी ले लिया है 1 लाख रुपये का, ठीक है, और उस पर खर्चे भी करे मैंने कुछ। अच्छा मैंने कहीं मेरा प्रॉपर्टी या रेंट पे लगा रखा है, पढ़ा रहा हूँ, मेन काम पढ़ाना है मेरा। और ऐसे में क्या हुआ, इनकम आ गया मेरे पास, और मैं अपने ट्यूशन का इनकम डिस्क्लोज करता हूँ कि देखो भाई मैंने कमाया है इस बार 1 लाख रुपये। आप कहेंगे 1 लाख रुपये कमाया है, भाई कंपनी अच्छी है, बहुत कमा रही है। और मजे की बात है उसमें लॉटरी का इनकम भी है, पता है इस कमाई मेरा, ड्रीम इलेवन लगाया था, सट्टा लग गया 20,000 का। आप कहेंगे, अब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ ये बात, सोचो एक बार, खाली बोल रहा हूँ ये ऑपरेटिंग का है, ये कमाया है मैंने धंधे से। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 लाख कमाया, भाई बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, 1000 फीस रुपये, मतलब फीस है, मतलब बहुत बच्चे हैं, अच्छा है पढ़ाई वाला कुछ नहीं, दिमाग में आया एक।
कैसे माइंड हमारा कैसे चेंज होता है देखो उसका कंपनी के लिए। अच्छा ऐसा हो रहा है, फिर तो दिमाग में आपके बात आया कि ऐसे अगर मान लो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करूँ, नहीं बताऊँ कि लॉटरी का इनकम है, इसमें ड्रीम इलेवन का इनकम है 30,000 रुपये, कहीं पर रेंट का इनकम है 10,000, कहीं ट्रेडिंग किया था वहाँ से 20,000 है, ट्यूशन फी तो मान लो खाली 5,000 है, इसको मैं अलग अलग करके दूँ तो क्या आप डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से कि नहीं नहीं ये मास्टर पढ़ाता अच्छा नहीं है, कमाई कहाँ से कर रहा है, अलग कमाई है, खाली बस ये बहाने बना रहा है अपना बिजनेस दिखाने के लिए। तो हर यूज़र्स को, उन 7 यूज़र्स का ये जानने का बिल्कुल अधिकार है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है ऐसे बनाना चाहिए आपको, 3 एक्टिविटी के थ्रू समझाओ आप पब्लिक को कि आपका धंधे का कैश कितना जनरेट हुआ था, धंधे में ऑपरेटिंग में, उसमें से कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया या इन्वेस्टमेंट से बेच के निकाला, पैसा निकाला हो सकता है ना, और कितना आपने लोन लिया या लोन रिपे किया। 3 बातें आप यूजर्स को समझाओ, ठीक है। तो वही बात हमें सीखना है यहाँ पे। और मैं यहाँ कंपनी सामने रखा हूँ, आप रिलायंस, आप देख सकते हैं कि धंधे से कितना कमाया, और ये कुछ एडलेस करेगा। मैं समझाऊंगा अभी आगे कि क्यों किया, अभी समझ लें। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम। बताओ मोटा भाई का काम क्या, इंटरेस्ट रिसीव करना था, धंधा था उसका। भाई उसका धंधा कहाँ है, धंधा तो रेवेन्यू जनरेट करना है, सेल करता होगा, जियो का बिजनेस है, माइनिंग सेक्टर का बिजनेस है, तो बहुत सारे बिजनेस के। तो इंटरेस्ट क्यों आया होगा आपसे मैं पूछता हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आंसर दें। तो आप सोचो, इंटरेस्ट मिल रहा है, सर ने बताया इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, भाई इसने पक्का इन्वेस्टमेंट किया होगा, कहीं ना कहीं बैंक में किया होगा, पैसे रख दिए होंगे, डिबेंचर लगा दिया होगा, सब पैसा दिया होगा, तभी तो इंटरेस्ट आ रहा है ना। अगर ये ऐसे गड़बड़ करेगा, कमाई अलग नहीं दिखाएगा, इसको धंधे का मान लूँगा, तो मैं तो इसको अच्छा समझूंगा, अच्छा मानूँ से। भाई कल को इंटरेस्ट मिले ना मिले, सोचो इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंटरेस्ट मिलेगा, और आप तो ये सोच के पैसे लगा दिए खूब सारे कंपनी में। तो हाँ सर ने तो सही कहा भाई, तो सही, अब क्या करना है, तो इसको डिस्क्लोज करूँगा। मैं बोलूँगा देख भाई, मोटा भाई कह रहा है, आपसे कह रहा है, धंधे का इनकम नहीं है, मैं भी मानता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव है ना, कहाँ का है, दूसरे घर का इन्वेस्टिंग का है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। देखोगे आपने, ध्यान देखो, क्या इस इंटरेस्ट को हटाया इन्होंने, माइनस किया यहाँ पे, यस। और आप देखना चाहेंगे कहाँ प्लस किया, कह रहा है ये इस घर का नहीं है, किसी और घर का है। आओ, कौन सा घर है भाई, इन्वेस्टिंग, आपने मन में बोला होगा इन्वेस्टिंग, याद करो, क्योंकि इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टिंग। आओ देखते देखते इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट, यहाँ पे आके प्लस किया इन्होंने, और यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, प्लस, और वहाँ पे क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव कितना था, 1157, और इनका कितना था भाई, कुछ हो सकता है इस पर टैक्स वगैरह का भी सीन, ठीक है, अभी के लिए समझ लो, मतलब मैं अभी अमाउंट का हो सकता है आगे पीछे, क्योंकि ये प्रॉपर अभी आपने पढ़ा नहीं है डिटेल, तो हो सकता है उसमें इंटरेस्ट पे क्या है, TDS काट लेते हैं, ठीक है, तो कुछ हो सकता है इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव, या फिर दो जगह हो सकता है वहाँ पे, तो 2 तो नहीं था। अभी के लिए मान लो इग्नोर कर दीजिए, अमाउंट छोड़ो, क्या वही क्या यहाँ माइनस यहाँ प्लस किया, बस ये ध्यान रखो। तो आंसर यस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस किया। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि भाई धंधे वाला काम अच्छे से दिखाओ ऑपरेटिंग में, बिना धंधे वाला काम अगर इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में दिखाओ, फाइनेंसिंग है फाइनेंसिंग में दिखाओ, सेपरेट दिखाओ, और बताओ कितना कैश आया धंधे से, कितना कैश गया, कितना कैश आया इन्वेस्टमेंट से, कितना कैश इन्वेस्टिंग में गया, कितना आपने लोन लिया, कितना आपने लोन रिपे किया, उसके कितने खर्चे थे, आप ऐसे फ्लो करके बताओ। और बताओ शुरू में कितना कैश था, और धन पूरा फ्लो ऑफ कैश कितना रहा इस साल का, और एंड में कितना कैश बचा। यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको यही सीखना है, यही पूरा चैप्टर है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्यों प्लस और माइनस, तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझना। आपको बेशक लग रहा हो कि बहुत स्लो चल रहा हूँ, फालतू की बातें कर रहा हूँ, नहीं, फालतू की बात नहीं है एक भी। यहाँ पे आपके दिमाग को फिट कर दूंगा वैसे कि आप सोच सकें, अरे नहीं, प्लस और माइनस। और दिखाऊँ कुछ इनकम, और कुछ देखना है आपको, चलो आपसे ही पूछता हूँ, अगर मैंने कोई एसेट बेचा, आंसर देना ईमानदारी से, मैंने एक एसेट बेचा, लैंड बेचा 1 लाख का 1,10,000 में, 1 लाख का 1,10,000 में, प्रॉफिट बताओ सर। 1 लाख का 1,10,000 में बेचा, 10 का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मैंने दिखा दिया, पता है कहाँ पे, ऑपरेटिंग में। बोले क्यों, क्योंकि सबको यही जाता है भाई, सागर में जाता है सब कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया मैंने 10,000। आपसे बोल रहा हूँ कैश फ्लो बनाओ, समझाओ भाई, अलग करो इस चीज़ को। तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है सर, ऑपरेटिंग आपका धंधे का था, बेवकूफ़ बना रहे हो आप, आपने तो लैंड बेच के कमाया प्रॉफिट, ये आपका इन्वेस्टमेंट का इनकम है, यहाँ धंधे का नहीं है। आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, आपका जो भी धंधे की कमाई है उसमें से माइनस करो इस गेन को, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स,
मैंने बोला यस, माइनस कर देंगे, कर दिया आपने माइनस। आप बोलोगे चलो इन्वेस्टिंग में दिखाओ इसको, वहाँ पे प्लस करो ताकि यूजर समझ सके इस चीज़ को, गलत ना समझ ले कि आप धंधे से कमाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस। क्या इन्होंने वही किया, वो दिखाता हूँ मैं आपको। क्या कोई गेन है, ये रहा देखो, कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचा होगा, इस पे गेन था, गेन था ना, हाँ गेन था। बताओ ये प्रॉफिट कहाँ का है, धंधे का है? क्या आपका काम है प्लांट मशीनरी बेचना? सोच के देखो, या आपने हेल्ड किया रखा था उसको यूज़ करने के लिए? तो हाँ सर, धंधे का तो नहीं है। तो कहाँ जाना चाहिए सर? ये तो जाना चाहिए इन्वेस्टिंग के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? यहाँ से हटा दो, माइनस कर दो। तो देखो मैं भी करता हूँ माइनस, तो आपने खुद ही बोला माइनस करने को, मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या ये माइनस है? 223 रुपये। आंसर इज यस, ये माइनस है। अब मुझे बताओ, ये माइनस है, प्लस कहाँ है सर? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में आते हैं, देखते हैं गेन 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 गेन। आप बोलो साथ में, हे भगवान वहाँ होना चाहिए ताकि आपको और मज़े समझ में आ जाए। है क्या है क्या है क्या है क्या? ओ शिट, यहाँ तो नहीं है। सेल है, सेल वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ठीक है, बट बाकी वो तो नहीं है। क्या था वो गेन? गेन था किस पे? अच्छा गेन डैश था क्या? क्या दिखा रहे थे? अच्छा ये गेन ये वाला था। मैं मान लो अभी कैसे गेन है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, बट मैं यहाँ पे 15 मान लेता हूँ, अमाउंट वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से मैंने सही कर दिया, यहाँ पे था नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखा इसलिए होता है यहाँ पे मान लो, तो यहाँ से हटा दिया, लेस कर दिया। कहाँ दिखाते हैं इसको? इन्वेस्टिंग में। मेरा क्वेश्चन है, जब मैंने लैंड बेचा होगा 1 लाख का, 1,10,000 में, आपसे पूछ रहा हूँ कितना कैश आया? 1,10,000। कौन सा काम था ये? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग? सर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो आपने जाके इन्वेस्टिंग में नहीं लिखा होगा यहाँ पे? ये इन्वेस्टिंग में गए और आपने सेल लिख दिया, कितना? 1,10,000 रुपये लिखा? हाँ सर लिखा। और 10 का जो गेन है कहाँ भेज दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। और मैंने कहा कि वो वहाँ का तो इनकम नहीं है, वहाँ हटाओ। एक तो कहाँ का है? इन्वेस्टिंग का, वहाँ दिखाओ। तो आपने बिल्कुल सही, तो मैंने वहाँ पे हटा दिया। और यहाँ पे मैं अलग से दिखा दूँ 10,000 रुपये प्लस कर दूँ इसके अंदर, तो क्या मैंने सही काम किया? या ऑलरेडी सेल प्रोसीड के अंदर वो इनकम जुड़ा हुआ है? देखो ध्यान से, तो आपका आंसर होगा यस। सेल प्रोसीड में ही गेन का अमाउंट जुड़ा हुआ होता है। मैं 1 लाख का एसेट 1,10,000 में बेचा, तो मेरे पास फ्लो ऑलरेडी एडजस्ट है, इसका मतलब 10,000 इसमें आ चुका है। ओह ये है कुछ। तो अभी मैंने क्या किया, प्लस और माइनस, बट यहाँ नहीं किया मैंने। तो एक बात ना कसम खा लेनी आप लोगों को, अगर हम कोई भी एसेट बेचेंगे, उस पर नफ़ा नुकसान जो भी होगा, यहाँ तो ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ से तो हटाएंगे, चाहे लॉस और प्रॉफिट, क्योंकि जा चुका है कहाँ पे? सागर में, वहाँ से बाहर निकालना है सागर से। बोलेंगे तो जिस घर का वहाँ जा, लेकिन उस घर में जब जाएंगे, इन्वेस्टिंग में जाएंगे, तो अगर गेन होगा तो सेल प्राइस में ही बढ़ के आ गया होगा, लिख दिया होगा आपने, तो अलग से नहीं दिखाना। आंसर है बिल्कुल यस। अच्छा अगर 1 लाख का एसेट 90 में बेच दिया, तब भी तो सेल प्रोसीड में आपने 90 लिखाया ऑलरेडी माइनस करके, तो आंसर इज यस। तो एक बात याद रखना, हालांकि क्वेश्चन करेंगे ना इस पर और प्रैक्टिस होगा अच्छे से, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद आपको ये बातें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, प्लस और माइनस का। ये प्लस और माइनस पर समझना है आपको, ठीक है। और हालांकि आपको काफ़ी कारण मिल चुका है कि कौन सा किस घर का है, उसको घर में भेजना है, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे अच्छे से, तो मैं इसको वापस से फटाफट रिकॉल करके आपसे पूछूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन फिर करेंगे प्लस और माइनस, देखते कितना आप आंसर सही देते। सिर्फ आपको भगाना है इधर से उधर, ठीक है, सही करना है। क्यों करना है मैंने बताया था, यूजर्स के लिए, और आप एज ए यूजर बन के भी देखें, मैंने दिखाया रिलायंस कंपनी का भी, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या किया, अब देखो इसको एनालाइज करवाता हूँ, ठीक है, आपसे पूछूंगा कैसे कंपनी क्या किया इन्होंने, इसका कैश पॉलिसी कैसा है, कैश मैनेजमेंट कैसा अच्छा है नहीं है, बताना उस आदमी पे। भाई धंधे से करते करते काम पता है यहाँ पे आया नेट पे, ये देखो यहाँ पे, और नेट में कह रहा है पूरे धंधे से कैश, पता है इतना जनरेट किया इसने, कितना देखो 2281 लाख, इतना इन्होंने धंधे से कैश जनरेट किया ऑपरेटिंग से, बिजनेस करके। और पता है इसके मैनेजमेंट, जो कैश मैनेजमेंट है, उन्होंने कैश मैनेजमेंट क्या सोचा कि भाई कमाई है अच्छा खासा, क्या करना चाहिए, कमाई को रखना चाहिए या कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो
यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इन्वेस्टिंग में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये कंपनी पता क्या कर रही है मोटा भाई, कमा रही है धंधे से खूब सारा पैसा और ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर देती है ताकि सेफ रहे हो सके बिजनेस में। कल को कुछ हो गया, बिजनेस नहीं चला, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट से कुछ तो कमाई बचे ना, सेफ रहे। तो मुझे बताओ, मैं अगर 100 रुपये कमा के लाता हूँ, मुझे बताना, और मैं आज जेब में रख लिया 100 रुपये और बैठा पड़ा हूँ, मस्त, कोई टेंशन फिक्र नहीं है। लोन वाला मांग रहा है, चिल्ला रहा है, मैं अगर नहीं दूंगा पैसा, बैंक वाला बोला जमा कर दो, कम से कम कुछ तो कमा लोगे। मैं कहना नहीं, जेब में पड़ा है, मस्त चलेगा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आपने क्या सर, इतना अकल नहीं है? कमा के जेब में रख रहे हो, जेब में रख के पैसा वृद्धि बढ़ता है, इसमें बढ़ेगा। बैंक में डालो, SIP करो, कहीं तो इन्वेस्ट लगाओ, तो मैं अच्छा बंदा कहलाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ 10,000 कमा रहा हूँ, 5,000 की सेविंग करता हूँ मैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ अच्छे से, क्या कर रहा हूँ मैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, सेविंग हो रही है आपकी अच्छे से। मैंने कहा तो इन्होंने यही किया, 2281 रुपये कमा के 1800 इन्वेस्ट कर दिया। देखो नेगेटिव मतलब पैसा गया, आउटफ्लो आया और गया। अच्छा फिर क्या किया? और फाइनेंसिंग में देखो क्या किया इन्होंने, भाई साहब ने कमा कर मालिक को, डिविडेंड मतलब होता है मालिक को, इनके जो शेयर होंगे ना, यूजर्स, इनको बांट दिया इस साल पैसे 461 रुपये। मतलब मैंने कमाया अपने बिजनेस से, कुछ पैसे लगा दिए इन्वेस्टमेंट में, कुछ पैसे से मैंने मालिक को भी खुश कर दिया, लो भाई खुश हो जाओ, डिविडेंड दे रहा हूँ, कंपनी खूब तरक्की करके कमा रही है। यूज़ करें, वाह वाह मस्त कंपनी है भाई, अभी जाके शेयर लेता हूँ इसके, करता हूँ मैं भी इन्वेस्ट। बताओ इसका कैश पॉलिसी मैनेजमेंट कैसा है इसका? आप कहेंगे वेरी गुड। यही होता है एक्चुअल में एनालिसिस में। ये चीज़ आप कहाँ सीखेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर आता है CA वाले बच्चों के लिए, CA इंटर में, BCom वालों के लिए BCom फाइनल ईयर में। वहाँ पे हम इस कैश फ्लो बनाना नहीं सीखेंगे, वहाँ पे एनालाइज करना सीखेंगे, वहाँ बना मिलेगा आपको। और अभी हम क्या सीख रहे हैं? इसको बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसने, इसका मतलब सर बढ़िया काम किया, मतलब देखो इतना कमाया, पब्लिक को बोल रहा है 2281 रुपये कमाया, उसमें से 1861 तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया और 461 का मैंने मालिक को बांट दिया, तो मेरे पास कैश में नेगेटिव बैलेंस बचा कितना? 41 रुपये कुछ नेगेटिव आ रहा है। आपको भी नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो हो सकता है ना कुछ शुरू में पैसे पड़े हुए जेब में कंपनी के पास, हो सकता है ऐसा। तो देखो शुरू में कितने कैश थे, ये रहा ओपनिंग कैश थे कंपनी के पास 154 रुपये, और ये पहले से क्योंकि इतने ज़्यादा बांट दिया, लगा भी दिया, बांट भी दिया, तो इसके एंड में कितने बच गए? 113 रुपये। यूएस कहता है हाँ समझ में आ गया भाई, कंपनी ने अच्छा खासा कमाया, कुछ पैसे शुरू में पैसे पड़े हुए थे कंपनी के पास, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसे क्या किया इन्होंने, डिविडेंड बांट दिया, कुछ पैसे अपने पास रख लिया, काम धंधा करना भी तो है, पैसे रखना भी तो थोड़ा बहुत, तो रख लिया इन्होंने, पर ज़्यादा पैसा नहीं रखे ना, अच्छा रखा, ठीक ठाक, इतना काम चलेगा। इसका मतलब ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगले साल ही क्या होता है देखो ध्यान से, 24 का डेटा देखते हैं और समझना इन्होंने क्या किया। सब गड़बड़ लग रहा है कुछ हिसाब में। कह रहा है धंधे से सिर्फ कैश कितना आया, ध्यान से देखो, 202 रुपये से, 2281 से 202, इतना ज़्यादा डिफरेंस। एनालाइज करो साथ में, सोचो कंपनी भाई स्ट्रेस दे रहा है, मेरा पैसा फंस गया था, मैं पिछले साल तो पैसा लगा दिया था ये सोच के कंपनी अच्छा कमाती है, क्या होगा ये? तो हो सकता है भाई धंधा कम चला हो, ठीक है, धंधा कम चला तो फिर प्रॉफिट लगभग कैसे आ रहा है? 19-20 का फर्क हो रहा है। ओह ये भी तो है, प्रॉफिट कैसे क्या आ रहा है? दिमाग में आया कुछ, क्या बोल रहा हूँ? इसके कारण क्या है अब देखेंगे बाद में, अभी जाते हैं। इसके बहुत कारण हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ने के, बताया ना, प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भाई हो सकता है उधार भी हो सकता है, बहुत कारण हो सकते हैं। चलो आगे, फिर क्या किया, इस बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बेचे हैं, लगाया नहीं तो प्लस में, मतलब इस बार पहले माइनस किया था, लगाया था इन्वेस्ट, इस बार बल्कि इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा ले आया घर पे 325 रुपये, 202 मैंने कमाया, 325 और बेच बाच के निकाल के ले आया, जेब में आया 500-700 रुपये, कुछ पैसे पहले से ही पड़े होंगे। फिर मैंने क्या किया, मालिक को बांट दिया। ये कैसा काम अच्छा किया मैंने? मैं धंधा कैसे करूँगा, मैं चलाऊँगा कैसे? बांट दिया और फिर जाके आपके पास कुछ कैश पड़े थे तो यहाँ पे कुछ बच गया आपके पास। क्या इन्होंने सही किया काम? सोचो आप। तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये सही नहीं हुआ है, लेकिन ये ऋण बांटा क्यों सर आप? जब इतना था तो रोक लेते, नहीं बांटते, पैसा लगाते बिजनेस में। और भाई कई बार क्या होता है मार्केट में ना, शेयर पिट रहे हैं इसके, काम धंधा मंदा चल रहा है, शेयर गिरता हुआ आ रहा है, कंपनी सोच रही कैसे बढ़ाए इसको, अनाउंसमेंट कर दिया डिविडेंड बांट रही कंपनी,
इस न्यूज़ का फैलाव बढ़ा, शेयर्स का डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ा, तो बूम करने के लिए कंपनी के शेयर्स को उठाने के लिए ये सब डिसीजन ले लेती है कंपनी। तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ जनरल पर्पस था कैश फ्लो को समझाने का। मुझे लगा कि इससे ना आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे और आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा इसलिए मुझे सीखना चाहिए। कितना कुछ हेल्प कर पा रहा है, आप देख रहे हैं आप उसको कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक टूल्स है देखने का कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही, कितना कैश जनरेट कर रही है, कैश का गड़बड़ी तो नहीं कर रही है, कैश लेकर बैठ तो नहीं गई है ना। एक कंपनी कैश लेकर बैठ जाती है, कुछ करती नहीं है, तो भाई मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, भगाओ इसको भाई, ग्रोथ करेगा डुबा देगा कंपनी को ये तो डिसीजन ले पाते हैं। और मैं आपको कैश फ्लो जब मैं ये एनालाइज करना हुआ बनाना सिखाया तो मैंने समझाया कि देखो प्रॉफिट समझते हैं कैश प्रॉफिट है, जबकि ऐसा नहीं है, हम कुछ रेक्टिफाई करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, तो 2 मिनट मेरे कॉल करो वापस से। मैंने कहा देखो कोच बहुत कारण से प्रॉफिट मेरा घट सकता है बट कैश नहीं घटा होगा, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। बहुत कारण से आपने दिखा दिया ऑपरेटिंग में वो इनकम, जबकि वो इस घर का नहीं है, किसी और घर का है। तो मैंने क्या बताया, कान पकड़ के बाहर निकाल दो उसको। जब मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, इस वाले घर से बाहर निकालूंगा, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, रटना नहीं है। मतलब अगर वो लॉस वाला आइटम है उसको मैं बाहर खींच रहा हूँ तो उस घर का तो हल्का फील होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट वाला आइटम है, पहले से ही खूब बढ़ा दिया प्रॉफिट, अब उसको बाहर खींच रहा हूँ तो बेचारा वो दब जाएगा। ठीक है, तो समझो निकालना, मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ, निकालना किसी और में शिफ्ट करना। अब निकालते वक्त वो माइनस या प्लस ये आपका दिमाग से सोचना है, समझना है। और दूसरे घर में जब फिट करेंगे तो वो प्लस होगा या माइनस, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके।